हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमिक की क्लास में हम इकोनॉमिक की कुछ प्रॉब्लम है उनको पढ़ेंगे। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक समस्याएं। आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए, अभी कल आपको एक क्लास मिला जिसमें आपको माइक्रो और मैक्रो के बारे में किया गया, उस पर डिस्कस किया गया। उसमें कई ऐसे चीजें थी जो मैंने मेन थी वो बता दी थी। बहुत ज्यादा हम उस पर डीप में डिस्कस नहीं किए। थोड़ी सी आपको लेक्चर दिए थे कि कैसे अब आपको पढ़ना है, क्या चीज़ आपको मतलब आप कैसे अपने पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हों। ये सारी चीज़ें मैंने कल थोड़ी सी 10-5 मिनट की क्लास मतलब उसी में बता दिया था। फिर उसके बाद आपको क्लास चली थी। कल की क्लास लगभग आपके कह सकते हैं कि 10 से 12 मिनट की क्लास चली होंगी। ज़्यादा क्लासें नहीं चली थी। ठीक, अ, थी 22 मिनट की क्लास, 23 मिनट की, लेकिन उसमें 10 मिनट तो हम लगता है लेक्चर देने में लगा दिए। और उसके बाद चलिए, डेली डेली तो लेक्चर दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि सिलेबस भी मुझे देखना है। तो आज हम क्या करते हैं, आप खुद समझदार हैं और आप समझिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे आर्थिक समस्याएं। हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्याएं। ठीक, मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला है, लेकिन मैं बीच में ही बताऊंगा। ठीक, ना मैं लास्ट में बताऊंगा, ना अभी बताऊंगा। मैं कभी बीच में, अभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में बता दूंगा। ठीक, और कब बता दूं इससे कोई मतलब नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि मैं करने वाला क्या हूँ। ठीक, तो आज की भी वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा, कल भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। तो दो वीडियो हैं कल, ये आर्थिक समस्याएं दो वीडियो में कवर की जाएंगी, मतलब आज की क्लास और कल की क्लास। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या उसमें पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी सारी समस्याएं, हम सारी चीजें जो हैं उसे पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम बताएंगे आपको क्या है। ठीक, चलिए, आर्थिक समस्याएं हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ आईसी लगा लीजिए, इकोनॉमिक कर लीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, ये हमारा आर्थिक समस्याएं हैं। अच्छा, कहोगे सर जी ये कौन सा चैप्टर आ गया। देखिए, आपको मैंने बहुत ऐसी चीजें बताई थी। सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको, और शायद पहली क्लास में पहले दिन और शुरू करते ही समय वो बताया था। आपको याद आ गया होगा कि मैंने कहा था कि जो मनुष्य है, ह्यूमन, उसकी जो नीड है वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक, मनुष्य जो है उसकी जो आवश्यकता है, मनुष्य जो है उसकी जो आवश्यकता है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब आपको याद आ गया होगा सारी बातें। लेकिन जो रिसोर्स है, ठीक, जो रिसोर्स है मतलब साधन है, वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब सीमित है। ठीक, ये असीमित, सीमित, असीमित। भाई हमारी अपेक्षाएं, मैंने आपको बताया था कि हमारी अपेक्षाएं क्या है, बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। आज हमारे पास छोटा फोन है तो कल को सोचते हैं हम आईफोन खरीद लेते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। ठीक है, खरीद लो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या आपके पास उतने पैसे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो हमारे बिजनेस में भी, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक हमेशा किसकी बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा। इकोनॉमिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल इकोनॉमिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स हमेशा किसकी बात करेगा, बिजनेस की। क्यों, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। भाई जिसकी खाओगे उसी की गाओगे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस की बात ही करेगा हमेशा।
क्योंकि उसके साथ वो क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक बात करेगा वो क्या करेगा, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड ही बात करेगा। मनुष्य को भी इसमें शामिल किया गया, मतलब हर चीज को, ऐसा नहीं, इकोनॉमिक हर क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक क्या है, हर क्षेत्र में फैला हुआ। कहाँ ऐसा है वर्क जो इकोनॉमिक नहीं वर्क कर रहा है, हर जगह कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए वो व्यवसाय से हमारे अर्थशास्त्र को जोड़ के रखा है। अर्थशास्त्र जितनी बातें यहाँ पे कर रहा है, घूम फिर के कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बिजनेस व्यवसाय को ही शामिल कर रहा है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लासें। तो मैंने कहा कि जो हमारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वो क्या है, सबसे पहले कैसे आती हैं। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये आपको देखने वाली चीज है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। और जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसकी साधने, जो साधन है वो सीमित होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई, डाउट कहीं नहीं होना चाहिए किसी टॉपिक में। ठीक, अब अगर हम बात करें तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या काम करेगा। अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो तीन प्रमुख कार्य करते हैं। तीन क्या करते हैं, प्रमुख कार्य करते हैं। अब वो तीन प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रमुख कार्य हम जानेंगे कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो उत्पादन है। ठीक, क्या है, उत्पादन। भाई किसी वस्तु का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कैसे किया जाए। ठीक, उपभोग, उसका उपभोग कैसे किया जाए। उपभोग मतलब कहते हैं कंजप्शन। ठीक, मतलब आप जैसे कहते हो सर जी अब समझ में नहीं आ रहा है, ये तो उपभोग हो गया, वो कंजप्शन हो गया, उसकी इंग्लिश हो गई। भाई ये पेन बना, ठीक, ये पेन बना, इस पेन को एक शॉपकीपर से दूसरे शॉपकीपर तक ले गया। ठीक, इसका उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन, ये हम कहलाएंगे कि ये उत्पादन हुआ। ठीक, अब इस चीज का उत्पादन तो हो गया, लेकिन अब इस चीज का क्या हो रहा है, कंजप्शन, उपभोग हो रहा है। तो उपभोग कैसे हो रहा है, एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर को लिया, वो तो क्या हुआ, उसका बीच का प्रोसेस है। लेकिन उत्पादन जहां से हुआ उसके बाद उपभोग हो रहा है, और उपभोग का मतलब होता है कि हमने इसे खरीद लिया और उपयोग कर रहे हैं। तो उत्पादन हो गया, जहां ये बना है वो उत्पादन का कार्य हो गया, इसे बनाया गया तो उत्पादन का कार्य किया गया। इसे हम प्रयोग कर रहे हैं, इसे लाके खरीद के हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, लाके हम खुद प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उपभोग हो गया। ठीक, और अगला समृद्धि, जिसे लाभ शब्द भी कह सकते हैं। ठीक, समृद्धि। ठीक, ये चीज भाई, ये सारी चीजें तो इसके तीन प्रमुख हैं, किसी चीज का उत्पादन करना है और उपभोक्ता तक पहुंचाना है और लाभ भी कमाना है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, जब ये तीन काम करेगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन, उपभोग और समृद्धि में क्या होगी, कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। क्या होगा सर, समस्या तो बिल्कुल आती है, कोई चीज का प्रोडक्शन करो तो सही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, कुछ तो ऐसी हो ही आ जाती हैं। ठीक, तो उपभोग भी करने में कहीं कहीं आ जाता है, भाई लाते हो सामान, खरीदने में, पहुंचाने, उपभोक्ता तक पहुंचाने में, या उपभोग ला रहे हो तो उसे खरीदने में, ये लाए खरीद खराब हो गया, बहुत ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। समृद्ध, कभी कभी लाभ कम मिलता है, या जो भी है चीजें, वो सारी चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर देती हैं। और जब ये समस्या उत्पन्न करती हैं तो एक बात समझ में आती है हमें, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक, वो बात ये समझ में आती है कि जब समस्या होती है कोई चीज की, तो समस्या क्या करता है, दुर्लभ, जो हमारे, अथवा कह सकते हैं दुर्लभ, अथवा अथवा जो सीमित क्या है बताओ, दुर्लभ अथवा सीमित संसाधन जो हमारे हैं। ठीक, भाई कोई वस्तु बना रहे हो, उसको उपभोग कर, उसको बनाने में तो संसाधन, साधन की जरूरत पड़ेगी ना। तो संसाधन का क्या है, मितव्यता, पूर्ण उपयोग है। मितव्यता मतलब लचीलेपन की, सरलता से उसका उपयोग करना ही पड़ता है। ठीक, तो मितव्यता,
मितव्यता पूर्ण ठीक, चलो फिर से लिख देते हैं। मितव्यता पूर्ण क्या है उसका, कह रहा है उपयोग करना, मतलब सही तरीके से उसका उपयोग करना है। क्लियर। दुर्लभ अथवा सीमित साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग करना, मतलब जितने दुर्लभ साधन हैं, जो चीजें आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, या सीमित साधन, सीमित साधन मतलब ऐसी जो कम है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी मैं लॉकडाउन के कारण या मतलब जो भी है कोविड-19 के कारण मैं घर में बैठा हूँ, तो घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ। अब मैं बाहर होता तो अपना फिर वही पुराना व्हाइट बोर्ड होता, मार्कर होता, बेंच होता, बच्चे सामने होते, वहां पढ़ाता। ठीक, लेकिन क्या है, अब घर में बैठने के बाद क्या होगा, मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ठीक, पहली बात, जहाँ पे मैं बच्चों को बैठा के पढ़ा सकूं। ठीक, मान लो अगर अभी ओपन हो जाए कि हाँ चलिए आप पढ़ा सकते हैं अपने घर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, घर में बैठ के तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। ठीक, कि बाहर से बच्चे, क्योंकि बच्चों के आने की दिक्कत जरूर ज्यादा होगी। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक हॉल चाहिए, जो घर पे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हो भी जाएगा तो कोई ना कोई आता जाता रहेगा। एक प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी, हम कहाँ से व्हाइट बोर्ड खरीदने जाएं, अब घर के लिए अलग से खरीदना, 2 महीने बाद पता लगेगा कोविड-19 खत्म हो गया, सब कुछ सही हो गया, फिर उसके बाद हमें जाके जहाँ पढ़ाते थे वहीं फिर जाके पढ़ाना है। अपने वही कहते हैं अपनी नगरी फिर से पहुंच जाएंगे। तो अपनी नगरी जब हम फिर से पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो मुझे अपने घर को छोड़ के जाना है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मैं सब कुछ करता हूँ अपना, जहाँ पे एक प्रकार से कह सकता हूँ कि अपने जॉब करता हूँ, वहाँ पे मुझे जाना है। तो जाके वहाँ पे सब कुछ करना है। ठीक, तो जहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ाता था वहाँ पे जाके मुझे पढ़ाना है, तो 2 महीने के लिए मैं क्यों? फिर वहाँ पे अच्छा चलो बोर्ड भी बनवा लिया, घर पे मिल गया ऐसे, चलो सारी व्यवस्था हो गई। ठीक, अभी क्या है, दिक्कत हो जाएगी, पता लगे शॉप बंद है। भाई गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि शॉप बंद होना चाहिए, अब तो चलो इधर ओपन करने के लिए कह दिया कि हफ्ते में 5 दिन ओपन कर सकते हो, 2 दिन बंद रहना चाहिए। तो गाँव में जल्दी अच्छा जो स्कूल होते हैं आस-पास के, वो अभी चॉक और डस्टर का यूज़ करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड देखो मेरे पीछे बोर्ड लगा है, ब्लैक बोर्ड, इस पर क्या होता है यूज़, इसमें चाक और डस्टर यूज़ होता है। तो अब हम चाक डस्टर को या तो खोजें, या तो हम व्हाइट बोर्ड लगा के क्या करें, मार्कर खोजें, और मार्कर खोजेंगे तो उसको वो जल्दी मिलेगा नहीं, उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, बड़े मार्केट जहाँ पे मतलब इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, सीमित साधन हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक मितव्यतापूर्ण क्या करना है, उसका उपयोग करना, मतलब एक सही तरीके से मुझे पढ़ाना तो है ही है, बच्चों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाई तो रुक ही नहीं सकती ना भाई, एग्जाम होंगे तो सिलेबस तो आपको कवर करना, सिलेबस तो वहीं रहेगा। तो उसे कवर करने के लिए मैंने ये क्या किया, एक तरीका अपनाया ऑनलाइन का, तो ये सीमित साधन कहलाएंगे ऐसी चीजें। चलो अगर हम दुर्लभ और सीमित साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग भी कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक बात और आ जाती है। ठीक, क्या आ जाती है, लिखते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही लिख के बताऊंगा जिससे आप क्या करें, आसानी से नोट कर सकें। अभी तक मैं बहुत ज्यादा इधर उधर करके लिखाता था, तो इधर उधर क्या मतलब आपके टॉपिक को ही लिखाता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता, हर एक चीज को फैला के रखता था, तो आप उसे समेट नहीं पाते थे सही से, बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती थी बच्चों को। लेकिन मैं अब ज्यादातर उसे सिमेट के, देखिए मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखता जा रहा हूँ, और आप भी क्या करिए, इसे स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, एक प्रकार से आपका नोट्स बन जा रहा है। ठीक, नोट्स जैसे ये चैप्टर कवर होता है, मैं नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल में आपको जोड़ दूंगा। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, जितने लोग हैं वो सब टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत वहीं पे मिलता है। मतलब देखो मैं लाइव पढ़ाता नहीं हूँ, तो आपको ये नहीं पता चलता कि आज वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी जैसे नोटिफिकेशन मान लो नेटवर्क इरोर होने के कारण आपको नहीं मिल पाए, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आज क्या हुआ, वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ, सर आज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। तो जब आप टेलीग्राम चैनल में रहोगे, जैसे मैं अपलोड करता हूँ वो अपलोड होता है, तुरंत मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ, तो आप वहां से पा जाओगे कि हाँ मेरी क्लास की वीडियो आ गई है, मैं उसे पढ़ लूँ। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि आप क्या कर रहे हैं,
वहाँ पे जैसे नोट्स है वो सेंड कर दूंगा, आपके लिए कुछ टेस्ट के क्वेश्चन भी सेंड करता रहूँगा। धीरे-धीरे मैं आप बढ़ रहा हूँ आपकी तरफ, ठीक? तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे फैलने में। एक प्रकार से होता है कि कहीं जाओ तो पैर रखने की जगह मिल जाए तो फैलना तो आराम से शुरू हो ही जाता है। आप बैठ पैर रखने के लिए पा जाओ तो धीरे-धीरे बैठने के लिए भी पा जाओगे, और बैठने के लिए पा गए, वही है ट्रेन में चढ़ गए, ठीक? तो फिर आपको जगह मिल जाएगी खड़ा होने के लिए। खड़ा हो गए तो धीरे-धीरे आप जगह बना लोगे, थोड़ा-सा बैठोगे, फिर धीरे-धीरे पता लगा आधी सीट आप ही की हो गई, ठीक? तो वैसे धीरे-धीरे मैं भी ऑनलाइन में आया हूँ, लाइव क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ, तो अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे पैर फैला रहा हूँ, मैं भी सीट पा जाऊँगा अच्छे से, तो बैठ जाऊँगा, ठीक? तो ये चीज़ें अभी मेन इम्पोर्टेंट बात है जो अभी बाद में बताऊँगा। तो हम लिखते हैं इस दृष्टि से, ठीक? कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र हमारा जो है वो क्या है? दुर्लभ दुर्लभ साधनों के, भाई अगर दुर्लभ अथवा सीमित साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग करना है तो वो कैसे करेंगे? तो इस दृष्टि से मैंने लिखा कि अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभ साधनों के किसका वैकल्पिक वैकल्पिक प्रयोग प्रयोगों का क्या करेगा? आवंटन। आवंटन मतलब बांटना, ठीक? आवंटन का अध्ययन। मैं लिख के फिर समझाता हूँ। अध्ययन कह रहा है कि दुर्लभ अथवा सीमित साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग, कह रहा है उपयोग करना है, ठीक? अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, अगर हम किसी चीज का किसी साधन का मितव्यतापूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को बांटने का अध्ययन कहते हैं, ठीक? अगर हम किसी दुर्लभ या सीमित साधनों का, दुर्लभ परिस्थिति में सीमित साधनों का हम कह सकते हैं मितव्यतापूर्ण उपयोग अगर हम कर रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि में या ऐसी परिस्थिति में हम अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र की परिभाषा में या अर्थशास्त्र में हम कहेंगे कि दुर्लभ साधनों के क्या कर रहे हैं? दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों का आवंटन का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? मेरी बात को सुनिएगा, आराम से आपके माइंड में बैठ जाएगा। बार बार रिवाइज करके वीडियो पढ़िए, एक बार नहीं 1000 बार आपके पास है, ठीक? अब ऐसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इस दृष्टि से अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अध्ययन अगर कर रहा है, कैसी परिस्थितियों? जब साधनों का सीमित होता है या दुर्लभ होता है और उसका मितव्यतापूर्ण हम उपयोग करते हैं, तो अर्थशास्त्र क्या करता है? उसके वैकल्पिक प्रयोगों को आवंटित मतलब बांट कर उसका अध्ययन करता है, ठीक? आइए, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं? दुर्लभता की जो समस्या है, इसलिए सॉरी, इसलिए क्या हो गए? उत्पन्न होती है। किस लिए उत्पन्न होती है? बोलो। दुर्लभता की जो, अब यहां तक ये बात खत्म हो गई थी, तो अब यहां से पढ़ते हैं कि दुर्लभता की जो समस्या थी इसलिए उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो मनुष्य हैं, मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि ह्यूमन वांट्स या नीड क्या है? लिमिटेड है, और रिसोर्स रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया? दुर्लभता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि क्या होता है? ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की जो चाहत है वो क्या है? अनलिमिटेड है, और रिसोर्स उसके लिमिटेड है। ये मैंने शुरू में ही अभी बता दिया, तो आपको ये चीजें, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आगे चलते हैं इसी रेशियो में। अब आती है बात कि दुर्लभ जो संसाधनों का है, दुर्लभ संसाधनों के उत्पन्न
कि समस्या क्या हल, मतलब जो दुर्लभ संसाधन उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो क्या होती हैं, हमें किसी चीज को किसी कार्य को करने के लिए वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा परेशानी करती हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि रिसोर्स जो हमारे साधन है, संसाधन है या साधन जो है वो क्या होते हैं, मैंने कहा अभी आपको पीछे बताया कि असीमित होते हैं। मैंने अभी कहा कि जो हमारे क्या होते हैं रिसोर्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, सॉरी लिमिटेड है, मतलब सीमित है, सीमित मात्रा में, कम मात्रा में है। तो वही कह रहा है कि जो अब ये दुर्लभ तो ही संसाधन हुए भाई, अगर कोई चीज आपको नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो इसका मतलब क्या हो, दुर्लभता, कठिनाई आ रही है उस चीज को प्राप्त करने में, किसी साधन को, किसी संसाधन को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि पढ़ाने में मुझे कठिनाई आ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ करना शुरू कर दिए, अभी आगे आगे बहुत कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे। ये जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, अभी तो कोई एक पेज पे इतने चार इतने बातें लिख पाए, अगले पेज पे अब लिखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें हम सीख गए। इसके पहले देखा होगा आपने, दो तीन पेज में, दो तीन वीडियो में मैंने दूसरे पेज पे पढ़ाया था, उसका पेज अलग था, अब इसका पेज अलग है, मुझे कलरफुल मिल रहे हैं, वहां भी मिलता था तो, लेकिन मुझे वहां दिक्कत होती थी बार बार कलर चेंज करने में। यहाँ पे क्या होता है, अचानक टच करो आ गया वही कलर। ठीक, तो यहाँ पे मुझे उतनी दिक्कत नहीं आ रही है, धीरे धीरे और कुछ मुझे संसाधन मिल जाएंगे। तो ये क्या है, संसाधना, जो संसाधन है हमारे, जो साधन है वो क्या है, दुर्लभ है। और दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की जो समस्या, उसे बांटने की जो समस्या होती है, वो क्यों होती है, ये अब आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो दुर्लभ, दुर्लभ, देखिए मेरे राइटिंग में कभी अगर गड़बड़ी आती है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, आपको मैं सुधार के देने की कोशिश करूँगा। फिर गलत कर दिया, दुर्लभ। ठीक, दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या का हल। का हल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कीमत निर्धारण प्रणाली में, कीमत निर्धारण प्रणाली प्रणाली में, एक मिनट कहाँ गया, कीमत निर्धारण प्रणाली में विद्यमान, है। दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की जो समस्या का हल वो क्या है, वो कीमत निर्धारण प्रणाली में विद्यमान है। मतलब इसकी जो समस्या का हल है वो कहाँ मिलेगा हमें, भाई दुर्लभ संसाधन। कहोगे सर जी ये कैसे सॉल्व होगा, दुर्लभ संसाधन मतलब जैसे हमें जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मान लीजिए हमें कहीं जाना है, ट्रेन नहीं चल रही है, तो सर हम कैसे जाएं। तो इसकी जो समस्या है वो कहाँ मिलेगी हमें, गवर्नमेंट के पास मिलेगी, क्योंकि वही बताएगा हमें कि भाई ट्रेन कब चलेगी या हमें कैसे जाना है, वही सारे रूल बता रही है प्रेजेंट टाइम में कि आपको जाना है तो कैसे जाओगे। भाई आप जाओगे तो अपने साधन से जाइए, अकेले जाइए या जाइए और सेफ्टी के साथ जाइए, सारी चीज़ें बता रहा है ना आपको। हर कोई यही तो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, और उसके जो कर्मचारी हैं, कह सकते हैं पुलिस विभाग, हर मतलब जो भी है गवर्नमेंट की कर्मचारी, वो क्या कर रही है, आपको हर चीज़ से अवगत करा रही है कि आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, बाइक से जा रहे हैं 3 लोग मत जाइए, कोशिश करिए 2 ही लोग जाइए। तो ऐसी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो उसका जो समस्या है वो कहाँ पे हल मिल रहा है, गवर्नमेंट के पास मिल रहा है। ठीक, अब इकोनॉमिक जो बिजनेस में दुर्लभता आई है, इसकी समस्या का कहाँ मिलेगा, तो कीमत निर्धारण प्रणाली में विद्यमान है। कीमत निर्धारण प्रणाली मतलब क्या होता है, जहां पे कीमत का निर्धारण किया जाता है, जहां पे कीमत को
एक अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक? वहाँ पे होता है। जैसे हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो घर में क्या होता है, एक लोग होते हैं कमाने वाले, एक लोग खर्चा करने वाले होते हैं। मान लो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं हर जगह खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खर्चा करने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर मेरे घर में अभी मान लो जैसे मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, उधर पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ा के मैं पैसे कमा लिए, मेरे घर में एक फंक्शन हो गया। चलो छोटा-सा फंक्शन हुआ, जहाँ पे 10-20 आदमी आने वाले हैं, मैं सारे काम कर लूँगा, ठीक? लेकिन अगर वहीं बड़ा फंक्शन हो जाए, 500 1000 आदमी आने वाले हों, तो मेरे बस की बात क्या होगी? नहीं होगी। क्या सर बात ऐसे कर रहे हो? पढ़ाना तो आप पढ़ा ले रहे हो, काम नहीं कर पाओगे। बेटा काम करने के मतलब क्या होता है? पापा कह दिए चले जाओ मार्केट ये सामान ले आओ, वो हो जाएगा, जाके ले आएँगे। आप भी कर लोगे, लेकिन किसको कितने पैसे देना है, कौन सा सामान कितने में खरीदना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को कहाँ पे सही तरीके से प्रयोग करना है, ये घर में पापा ही बताएंगे। भले मैंने कमा के पापा को दिया, ये लो पापा पैसे, आप खर्चा करो। वो पैसे लौट के आएंगे मुझे ही। मैंने क्या किया, मैंने पैसे पापा को दे दिया, ठीक? पैसा किसको दिया? पापा को, ठीक? अब क्या होगा, ये पर्सन जो है वो अपने पापा को पैसे दे देता है, क्या देता था? मनी दे देता है इनको, ठीक? देखो इधर बाद में ये क्या करते हैं पापा जी, अपना वही पैसा अपने लड़के को देते हैं कि जाके ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। लेकिन वही क्या करे, अगर यही सारा पैसा रख के अपने जेब में क्या करे, सारे वर्क को मैनेज करे खुद, तो क्या होगा? कर सकता है ना। लेकिन ये क्या कर सकता है, इसको वो चीजें नहीं आती है, ठीक? इसको डर लगता है कि भाई ऐसा हमने किया तो है नहीं कभी, घर में 400-500 आदमी जुट गए तो हमारी तो देख के क्या हुई, हट गई, मतलब खोपड़ी खत्म हो गई, मेरा माइंड सेट अपसेट हो गया कि यार इतने आदमी आ गए, घर में बैठेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। लेकिन पापा को क्या है, पापा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उन्होंने बुलाया ही और उन्होंने ऐसे फंक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनको पता है कि कौन सा सामान कितना लाना है, ठीक? और कितना लाएंगे तो कितना इन सबको सफिशियंट, मतलब ये सामान आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक? तो आप इस बात को ये समझिए कि दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की जो समस्या का हल है वो कहाँ मिलेगा? कीमत निर्धारण। जहां पे वस्तुओं या किसी भी चीज का कीमत का निर्धारण होता है वो वहां पे मिलेगा। वो बताएगा कि किस वस्तु को कितनी मात्रा में और कहाँ पे कितना उपयोग किया जाए, किस संसाधन को कहाँ पे लगाया जाए और आपका काम आराम से हो जाएगा। ये चीजें कौन बताएगा? आपका कीमत निर्धारण बताएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएगी कीमत निर्धारण प्रणाली में। अब आती है कि कीमत निर्धारण प्रणाली कहाँ पे पाई जाती है, ये चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम कहेंगे कि ये है, लिखेंगे जो अर्थ अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, जहां पे क्या किया जाता है, एक अर्थ मतलब धन होता है, मनी, और जहां पे व्यवस्था मतलब क्या होता है, जहां पे उसका मैनेज किया जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो मैनेज करना किसी चीज को, तो मनी को जहाँ पे मैनेज किया जाता है, वैसे तो अर्थव्यवस्था के बाद अलग निकलेगी, इकोनॉमिक ऐसे करके निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग करें तो अर्थ का मतलब होता है मनी, धन, और व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी चीज को मैनेज करना। तो मनी को कौन मैनेज कर पाएगा, वहां पे ये मिलेगा, तो जो अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक? अगर समझ में आ गया है तो अपने मन में ही बोलो जी सर आ गया समझ में, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये था आपका बेसिक इस चैप्टर का, ठीक? ये था क्या? बेसिक इस चैप्टर का। अब हम एक छोटा सा और पार्ट पढ़ेंगे और उसी पार्ट को काफी विस्तार में पढ़ना है, ठीक? तो विस्तार में पढ़ने के लिए हमें कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन उसका ओवरव्यू आज हम देख लेंगे। ओवरव्यू मतलब उसका एक छोटा सा रूप हम आज देख लेंगे और उसे विस्तार हम कल करेंगे। ओके, चलिए, हमारे यहाँ एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर सैमुअल्सन, स अधमा यू अल्सन, अल्सन, सैमुअल्सन, ठीक? सैमुअल्सन, सैमुअल्सन। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी डिफिनीशन दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक
सॉरी, प्रत्येक, आप गलती कर दोगे, कहोगे सर जी गलत गलत लिख देते हैं, इसे मिटा के हम दूसरा ही लिख दें। प्रत्येक आर्थिक, देखो कभी कभी ये नहीं चलता है, कुछ मिस कर जाता है, तो आप प्लीज मेरे वॉइस को ज्यादा नोट करिएगा। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली, गलत हो रहा है, फिर से मैं लिखूंगा। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को किसी ना किसी प्रकार तीन प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता। ये देखो, ये डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कामे में लगा दिया, ठीक। तो प्रोफेसर समिल्सन ने कहा कि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली क्या है, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को किसी न किसी प्रकार तीन, कितने, तीन प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मतलब तीन ऐसी समस्याएं हैं जो क्या कर रही हैं, तीन ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं जिनको किसी न क्या करना पड़ता है, प्रत्येक आर्थिक समस्याओं के प्रणाली से जुड़ना पड़ता है। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक प्रणाली मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो है, वो क्या करती है, हमेशा तीन समस्याओं से क्या होकर होकर गुजरती है, ठीक, या उसके समाधान करना पड़ता है, मतलब उसे तीन समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, इनके कहने का मतलब यह है। तो आइए देखते हैं कि पहला समस्या क्या है, दूसरा समस्या क्या है और तीसरा समस्या क्या है, ठीक। तो पहला समस्या जो है वो है ये कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में लिखना है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना। भाई घर में फंक्शन है, अभी बात किया जा रहा था सर, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो घर में फंक्शन किया जा रहा है, मान लो घर में फंक्शन किए जा रहे हैं और 500 आदमी खाने वाले हैं, कितने, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं 500 व्यक्ति, और उनको हम भोजन भी कराएंगे, बढ़िया मिठाई भी खिलाएंगे और उनको क्या करेंगे, सामान के साथ बैठाएंगे भी। तो बैठाने के लिए 500 लोगों को बैठाने के लिए कम से कम 500 चेयर होने चाहिए, सबसे पहली बात। जी सर बिल्कुल, बिना चेयर के कैसे बैठा देंगे, जमीन पे नहीं सर। 500 पीस जो भी मिठाई रखें वो 500 पीस मिठाई होनी चाहिए, अच्छा ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, मान लो कोई 2 माँग ले, तब क्या करोगे? तो अब हर व्यक्ति तो 2 माँगेगा नहीं और हर व्यक्ति 1 माँगेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब समझिए कि हर व्यक्ति क्या करेगा, 2 माँगेगा नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति 2 माँगेंगे नहीं और प्रत्येक व्यक्ति क्या करेंगे, 1 पर मानेंगे नहीं। मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनको 1 और चाहिए, आपके बहुत, हाँ, आपका हित मित्र है, फ्रेंड है, वो आया, भाई होते नहीं, आप जाते हो, आप किसी मित्र के साथ चाय पीने चले जाओ किसी शॉप में, दुकान पर, और जाइए, वो कहता है भाई चाय खाली नहीं पिएंगे, नमकीन भी खाएंगे। अब आप 100 रुपया लेके गए हो, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे भाई, अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचे 5-6 लोग हो, तब तो नहीं होगा ना।
तो आपको ये चीज़ करना है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। मान लो अपने रूम पे सबको बुला लिया अपने फ्रेंड को। मान लो मैं रूम में रहता हूँ और मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, अतुल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ, चाय की व्यवस्था करना। ठीक? अच्छा, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यार चाय कितनी बड़ी बात है, छोटी-सी बहुत कमाता पैसा आ जाता है, बच्चे को फीस ले लेता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ। आ जाना, चाय पिला दूँगा, ठीक है। ठीक है, वो चाय पिलाने आ गए। अब मैं ये देखूँगा, उनसे पूछूँगा भाई कितने लोग आओगे? चाहे तू अकेले आ रहा है या किसी और के साथ आना है? वो बोलेगा नहीं मैं 5 लोग हूँ। अच्छा कौन-कौन है? पूरे क्लास के लड़के को गिना देगा, 5 लोगों को। अच्छा ये स यार आ जा ठीक से कोई तो क्या होगा 5 लोग आ गए। अब उन 5 लोगों को चाय बनाना है और कौन बनाएगा? वहाँ पे तो कोई है नहीं कि मैंने शॉप खोल के रखी है, आपने उससे कह दिया भाई चाय बना 5 कप, ऐसा है? नहीं ना? या कोई मेरे घर में तो है नहीं ऐसा कि मतलब मैं किसी से कह दूँ मम्मी चाय बना दो 5 कप, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, एक मेरे लिए भी 6 कप चाय बना दो, तो मम्मी फिर है ही नहीं है भाई, मैंने अपने रूम पे बुलाया है और रूम तो मेरा बाहर है घर से, घर पे तो हूँ नहीं। तो 6 लोग आ गए, 6 लोगों के चाय की व्यवस्था। अब मुझे 6 लोग में सोचना पड़ेगा, यार 6 लोगों की चाय बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितना दूध चाहिए, ठीक? पानी भी चाहिए? हाँ सर, पानी भी थोड़ा बहुत डाल दो, कितना दूध डालोगे? चीनी चाहिए? चाय पत्ती चाहिए? अदरक चाहिए? हर चीज़ चाहिए। तो बढ़िया चाय भी बननी चाहिए और सामान भी लगेगा। तो ये दूध कितना है, पानी कितना डालें और चीनी कितना डालें उसमें, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मज़े आ जाएँगे फिर, और कम हो गया तब भी बहुत मज़े आ जाएँगे। तो ठीक, मतलब अच्छी चाय बनने के लिए क्या होती है, चीनी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, चाय पत्ती अच्छी होनी चाहिए, आदि अदरक अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें जो आप डाल रहे हो वो मटेरियल क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और इतना दूध, पानी और चीनी डालो कि 6 कप तो दूध चाय तैयार हो जाए, तभी तो सब पी पाओ। तो ये चीजें कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए आपको समझ में आ गया होगा कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो क्या हम बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, और चाय की किन वस्तुओं, तो किन वस्तु कौन हो गया, चाय हो गई, का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, तो कितनी मात्रा में किया जाए, 6 कप बनाया जाएगा। क्लियर? आइए, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ जाते हैं तुरंत। ठीक, अगला दूसरा पॉइंट। ठीक, अब चलो ठीक है, समझ में आ गया कि क्या बनाना है हमें, चाय बनाना है सर, ज्यादा कुछ नहीं, काहे परेशान किए हो, कितनी मात्रा में सर 6 कप बनाना है, क्यों बार बार वही घुमा रहे हो। अच्छा ठीक है, एक चीज हो गया। अब मैं अगले पॉइंट्स पे आता हूं कि उनका उत्पादन, उनका उत्पादन, ठीक, किस प्रकार, किस प्रकार किया जाता है। लो सर, ये कौन सी बात आ गई, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और उसका उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अभी तक यहां पे था कि क्या बनाना है, मतलब किन वस्तुओं का चाय कितनी मात्रा में बनाई जाए, ठीक, तो चाय 6 कप में बनाई जाए, डिसाइड हो गया। लेकिन उनका उत्पादन किस बार प्रकार किया जाए, मतलब जो चाय बनेगी वो कैसे बनेगी। आप तो सर बाप रे बाप, आपको चाय बनानी नहीं है, मुझे सब कुछ आता है बहुत अच्छे से। ठीक, तो आप समझिए कि यहाँ पे 2 बातें आ गई। एक तो चीनी सॉरी चाय कितनी मात्रा में बनेगी, कितना चाय बनाना है, 6 लोगों की चाय बनानी है, ये डिसाइड हो गया। उसका उत्पादन, अब चाय कैसे बनेगी, मैंने तो ये सोच लिया कि भाई चाय पिएंगे मेरे फ्रेंड और 6 कप चाय बनानी है, 5 उनके लिए, 1 अपने लिए, 6 कप चाय बनाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब मैं ये सोचूंगा कि यार चाय कैसे बनाऊं, मुझे तो आती ही नहीं चाय बनानी। अगर आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे नहीं आता तो मुझे सोचना पड़ेगा यार चाय 6 कप कैसे बनाऊं, यहाँ तो मुझे 1 कप नहीं आता है, तो 6 कप चाय कैसे बनाऊंगा। बात आ गई समझ में, ये चीजें। तो ये छोटा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, इसका मतलब समझा रहा हूं, लेकिन अभी इसका जब आप अच्छे से मीनिंग समझोगे तब आपको लगेगा अरे ये सच्ची ये तो बहुत बड़ी बात है, ये अभी कल पढ़ाया जाएगा फिर से, मतलब ये तीनों टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है फुल तरीके से वो आपको कल बताया जाएगा।
तो उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, भाई चाय कैसे बनाना चाहिए, आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि ये इसका मतलब ये होता है। ठीक, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि चाय कैसे बनाई जाए, ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि चाय कैसे बनाई जाएगी। लेकिन चाय बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाना है। अब हम चाय बना तो रहे हैं, चलो यहाँ पे अगर डिसाइड था ठीक कि 6 कप चाय बनानी है, तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने बात कर ली कि फ्रेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पहले डिसाइड हुआ कि 6 कप चाय बनानी है। क्या बनानी है, चाय बनानी है। कितनी, 6 कप। कैसे बनाया जाए ये भी पता चल गया, भाई गैस जलाओ, उस पे फ्राई पैन रख दो, चीनी डाल दो। बच्चे कैसे, लड़के तो नहीं समझ पाएंगे, लड़कियां बड़े तेज कहेंगे, मजा लेंगे, सर को चाय तो बनानी, अरे मतलब जो भी है, पानी डालो, दूध डालो और चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, उसको बाद उसको गर्म कर दो, फिर क्या करो, छान के पी जाओ, ऐसा कुछ करना है ना। तो वैसे हमें क्या करना है, उसका चाय बनाना है। ये तो चीज हो गया कि चाय क्या बनानी है, चाय बनानी है, कितनी बनानी है, 6 कप बनानी है, कैसे बनानी है, गैस जला के बनानी है, सब चीजें हो गया। अब आता है कि जो वस्तुओं हैं, वस्तुओं का उत्पादन क्या करना है, किनके लिए करना है, भाई 6 कप चाय किसके लिए बनाना है, किनके लिए, चलो किनके लिए किया जाना है। सर अभी तो आपने बताया था किसके लिए, फ्रेंड के लिए। मेरे कितने कितने 5 फ्रेंड आ रहे हैं, चाय बनानी है कितनी, 6 कप बनानी है, किसके कैसे बनानी है, गैस वैस गर्म करके सर, ऐसे वैसे करके, और किसके लिए बनानी है, अपने फ्रेंड के लिए। तो उत्पादन किसके लिए करना है, फ्रेंड के लिए। अभी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, इसको आप सीरियस मत लीजिएगा कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ा मतलब पढ़ना है कि बस तो चाय बनानी है, और चाय नहीं बनानी है बेटा, अभी इस पर बहुत कुछ बनाना है। ठीक, और किसके लिए बनाना है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाना है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। या हम कह सकते हैं इसे एक और नाम दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसी को, वस्तुओं का उत्पादन कितने किनके लिए किया जाना है, इसको हम कह सकते हैं उत्पादों का वितरण, वितरण कैसे किया जाता है। ठीक, भाई चाय 6 लोगों के सामने कैसे बांटा जाएगा, तो किसके लिए वितरण किया जाएगा, ये इसी का मतलब दूसरा वर्ड है, दूसरे शब्दों में कह सकते हो वस्तुओं का उत्पादन कितने किनके लिए किया जाना है, उसी का दूसरा कह सकते हो कि उत्पादों का जो हमने प्रोडक्शन बना लिया, चाय बना लिया है, उसका वितरण, उसको बांटेंगे कैसे और किनको बांटना है, ये चीजें। ठीक, तो आज की क्लासें आपकी यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं चीज समझ में आता है तो हमें आप क्या करें, कमेंट कर दें या टेलीग्राम में मैसेज कर दें। हम आपको, सॉरी टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पे ग्रुप है, तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे हम। आपको लड़कियों के ग्रुप, जो लड़कियां होंगी वहीं से हम उनको ग्रुप में जोड़ लेंगे, और जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, लड़कों को वहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्राइवेसी वहीं रहेगी। जैसे बहुत लोग होते हैं, डरते हैं कि हम टेलीग्राम पे नहीं चलाएंगे, बहुत इधर उधर, सब लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे किसी की प्राइवेसी हैक नहीं होती है, मतलब हैक कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई वहाँ पे आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई आपको देख नहीं पाएगा कि कौन कौन इस चैनल में है। वहाँ पे बस जो मैसेज आएगा वही सब पढ़ लेंगे, बाकी कुछ नहीं देख पाते हैं मेरे सिवा। मैं जिसको चाहूँगा उसको देख लूँगा। तो मैं आपको वहीं पे आपके पर्सनल आईडी पर, या मतलब आपको कैसे भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो लड़कियां होंगी उनको लड़कियों के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो बॉयज़ हैं उनको बॉयज़ के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप के लिए एक जो सूचना थी वो मैंने बीच में नहीं बताई, अब बता रहा हूँ। वो सूचना ये है कि ये चैप्टर की जो लास्ट क्लास है वो कल है। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और इन दोनों चैप्टर के कम से कम टोटल 20 से 30 एमसीक्यू लेकर मैं एक दिन लाइव आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़, अगर नहीं लाइव आ पाया तो आप डेट अपलोड कर दूंगा वीडियो, लेकिन वो 30 क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं समझा के, आपको 20 से 30 क्वेश्चन समझा के, आपको पढ़ा के, और मैं क्या करूँगा उसे आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये एमसीक्यू आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। और जो जैसे बहुत ऐसे बच्चे बाहर के पढ़ रहे होंगे जिनका एमसीक्यू नहीं होता है, उनको डायरेक्ट मतलब रिटन एग्जाम देना होता है, मतलब लिख के देना होता है, एमसीक्यू नहीं होता है, तो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन नीचे डाल दूंगा उसी वीडियो में, तो वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, तो वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे।
अपना आंसर लिख लेंगे और जिनको ऑब्जेक्टिव है वो अपना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो दोनों लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ऑल द बेस्ट। आप सब अपनी क्लासें पढ़ें और अच्छे से उसे समझें। थैंक यू।